बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में उठाए बजट पर सवाल। जैसा कि गौरतलब है कि 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2021 में लाया गया बजट भी देश के बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC के लिए कुछ खास नहीं रहा। देखिए बीएसपी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने क्या कहा। श्री अशोक सिद्धार्थ जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी की लीडर परम आदरणीय बहन जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बजट पे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मानवर भारत की जनता जब किसी पार्टी को पूर्ण जनादेश प्रदान करती है तो वो न केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए बल्कि देश की बड़ी आबादी की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी प्रदान करती है। मानवर दुर्भाग्य है कि इस देश का कि 85 से 90% आबादी का सरकारों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह आशंका व्यक्त की थी कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता से परस्पर विरोध बढ़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोध के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट तथा एक वोट के एक मूल्य के सिद्धांत को अपनाएंगे, किंतु अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम एक व्यक्ति का एक मूल्य के सिद्धांत का खंडन करते रहेंगे। हम परस्पर विरोध का जीवन कितनों दिनों तक जी सकेंगे, ये बाबा साहब ने प्रश्न किया। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता का कितने दिनों तक खंडन करते रहेंगे। यदि लंबे समय तक खंडन करते रहे तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही कर सकते हैं। हमें यह विरोधाभास यथाशीघ्र खत्म करना होगा, अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे जिसे हमने इतनी कड़ी मेहनत से बनाया है। मानवर दुर्भाग्य कि संविधान के लागू हुए 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी सत्ता में बैठे सरकार की गलत नीतियों के कारण बाबा साहब की उस आशंका को दूर नहीं कर पाए जो संविधान सभा में जताई थी बाबा साहब ने। भारत जो दुनिया की कुल आबादी का 17.7% आबादी वाला देश है और उस देश की कुल पूंजी का 73% धन 1% लोगों के हाथों में है। देश के लगभग 100 पूंजीपति 2,20,70,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और उल्लेखनीय बात मानवर यह है कि इन पूंजीपतियों की पूंजी में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती जा रही है, जबकि देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है। जहां तक सामाजिक गैरबराबरी की बात है, आज भी सरकारें बजट में या फिर शिक्षा या सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ भेदभाव करती हैं, जैसा कि अभी हाल के कोर्ट के निर्णय से यह प्रूफ हो गया है। इस बजट में भी अनुसूचित जाति जनजाति का जो बजट है उस यूनियन बजट में 2020 और 2020-21 में जो एलोकेट किया गया है वो 83,257। इसमें जो एलोकेशन का जो टोटल बजट का एलोकेशन है वो 4.5% है, जबकि टोटल आबादी SC ST की बनती है 16.6% और 8% ST की। तो कुल मिलाकर के जो एलोकेशन उसकी आबादी के हिसाब से SC ST का है वो नहीं किया गया है। हमारी सरकार से, हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि SC ST का जो एक्चुअल बजट होना चाहिए उसकी आबादी के हिसाब से वो नहीं किया गया। मानवर आज भी
जो सामाजिक स्थितियां और परिस्थितियां इस देश में हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से कोहिमा तक, आज भी व्यक्ति जात के साथ पैदा होता है और जात के साथ मर जाता है। हमारा इस सरकार से और सरकार चलाने वाले लोगों से जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिए पुनर्विचार करने का मेरा निवेदन है कि वो बहुजन समाज के साथ न्याय कर सकें। माननीय, अब मैं बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हमारे तमाम वरिष्ठ संसद सदस्यों ने बात रखी, मैं रखना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण इस बजट का यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे बीमारी तो टीबी जैसी है, लेकिन उसका इलाज जुकाम और बुखार के जैसा किया जा रहा है। दवाई उसको जुकाम बुखार की दी जा रही है। अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है बचत, खपत और निवेश। इस बजट में बचत, खपत और निवेश का उचित प्रावधान दिखाई नहीं देता है। रोजगार सृजन के मामले में ठोस इरादों का अभाव है। भारत दुनिया में सबसे अधिक युवाओं का देश तो माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं का देश भी भारत माना जाता है। शिक्षा, जिसके बारे में बाबा साहब ने कहा, द पीपुल of whichever caste become educated and got into lucrative jobs, there is no question of their offspring going back to the dark age. उनका मानना था कि अगर अच्छी शिक्षा मिले, गवर्नमेंट में जॉब मिले, तो उनको जीवन के सभी मानकों पर तरक्की करने से नहीं रोका जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा नीति तैयार करने की बात माननीय वित्त मंत्री द्वारा कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि देश में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही जा सकती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं किया जा सकता है। अगर नई शिक्षा नीति जब बनाई जाए, तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात उसमें जरूर रखी जाए। जहां तक स्वास्थ्य के बजट में भले ही बढ़ोतरी नहीं की गई जो कि की जानी चाहिए थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि आर्थिक संकट के बावजूद स्वास्थ्य बजट में कटौती नहीं की गई है। लेकिन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में निजी क्षेत्र के माध्यम से अपग्रेड करने की जो योजना है, वो चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। वो इसलिए चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है क्योंकि पूंजीपति या उद्योगपति जो निजी क्षेत्र के अस्पतालों में पैसा लगाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो घाटे का सौदा करेंगे। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक निर्णय इस बजट में है, वो है मनरेगा। मानवर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे सफल कार्यक्रम मनरेगा में जो बजट का घटाया जाना है, जिसमें 9,500 करोड़ की रुपए की कमी करना रोजगार संकट से जूझ रहे गरीब ग्रामीणों के लिए बुरी खबर है। मानवर, 12 करोड़ 43 लाख सक्रिय श्रमिक वाले कार्यक्रम, जिसमें 13% की कमी समझ से परे लगती है। उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड धारक है, जिससे लगभग 2.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार मिलता है। क्या सरकार बताएगी कि उत्तर प्रदेश से सहित पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी घटी है, जो मनरेगा का बजट कम किया गया, इससे ग्रामीण आमदनी घटेगी तो क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी। अनवर, किसानों की बात भी काफी कुछ की गई कि किसानों की 2022 तक दो गुना उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात रखी गई ऊपर। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले बजट से लेकर के और प्रथम पारी के आखिरी बजट तक और वर्तमान बजट में भी ये कहा है कि हम उपज का 1.5 गुना मूल्य देंगे। लेकिन अभी तक मानवर किसानों को उपज का 1.5 गुना मूल्य तो देखने दूर की बात है, जो किसानों को जो बजट की जो क्रय की शक्ति थी वो धीरे धीरे घटती चली जा रही। मानवर, ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से आर्थिक सुस्ती का माहौल है, एक मिनट सर, बस 1 मिनट में खत्म कर। ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से आर्थिक सुस्ती का माहौल है, उससे गांव, गरीब मजदूर और किसान की ओर ध्यान देना, सरकार की ओर ना ध्यान देना, इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार गांव, गरीब, किसान की बात ना करके, बल्कि ये बजट में जो खासतौर से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है या एलपीजी को
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर देश में किसी का होता है भारत में, तो वह SC, ST और OBC का होता है, क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं करती है। और LIC जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाले जैसे सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।